तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज पढ़ेंगे अपन दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मतलब इसकी स्टार्टिंग के बारे में दिया हुआ है ऑलमोस्ट, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नेक्स्ट ये देखो, दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं अपन। दिल्ली सल्तनत एक्चुअल में इसमें आज अपन पूरे लेक्चर में गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत पे जितने भी राजवंश हुए थे वो कौन से थे। सबसे पहला था गुलाम वंश, जिसे अपन इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट है यहाँ पे खिलजी वंश, और नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश नेक्स्ट है लोधी वंश। ठीक है, अब इसके टाइम पीरियड को भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, इसका टाइम पीरियड, गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। ठीक है, और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेके 1320 तक। और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेके 1414। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1414 से ईस्वी से लेकर 1451। और लोधी वंश का 1451 से लेके 1526। 1526 में दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अब ये जो 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने राज किया था, इनको अपन एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे ट्रिक दी हुई है कि इन राजवंशों को याद करने की ट्रिक है ये कि सब खतरनाक थे सारे लोग। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब सबसे यहाँ पे आ जाएगा स्लैब डायनेस्टी, मतलब इसको इंग्लिश में स्लैब बोलते हैं, इसलिए सब याद कर सकते हैं। ठीक है, गुलाम वंश। और खा से आ जाएगा यहाँ पे खिलजी वंश, और थे से आ जाएगा यहाँ पे तुगलक वंश। ठीक है, अ, तुगलक वंश टी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। एंड सारे से आ जाएगा यहाँ पे सैयद वंश, और लोग से आ जाएगा यहाँ पे लोधी वंश। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, एंड आप अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपन गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत पे जिसने सबसे पहले जो राज किया था, जो वो था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। ठीक है, ये देखो, इस राजवंश को मामलुक राजवंश के नाम से भी जानते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। राजवंश को मामलुक राजवंश के नाम से भी जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो कौन सा था? गुलाम वंश। ठीक है, इसमें जो शासक थे ना, इलवारी जनजाति या फिर शमसी जनजाति के थे। मतलब इनकी जो ट्राइब्स थी इलवारी या फिर शमसी जनजाति थी। ठीक है, अब देखो, गुलाम वंश के जो शासक रहे उनके बारे में देखते हैं। मतलब वो कौन से रहे। देखो, सबसे पहला था यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आराम शाह, और नेक्स्ट है इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये मतलब इन्होंने बहुत ही कम समय के लिए शासन किया था। इनके बारे में ज़्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे रजिया सुल्तान, और यहाँ पे नेक्स्ट है मुइजुद्दीन बहराम शाह, और फिर अलाउद्दीन मशहूर, और नसीरुद्दीन महमूद, और गयासुद्दीन बलबन, और मुइयुद्दीन महमूद कैकुबाद के बाद ये लास्ट रूरल था ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला रूरल जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनका जो एरिया है वो आप देख सकते हो मैप के थ्रू। देखो ये, ठीक है, इन्होंने स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे राज कर रही थी। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के पास, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहला जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। उन्होंने लाहौर से शासन किया। मतलब इन्होंने कहाँ से? लाहौर से शासन किया था। यह एक राजधानी शहर था, और इसे लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला की उपाधि दी गई थी। ये मतलब लाखों का दान दिया करता था, इसलिए लाख बख्श के नाम से भी इसे जाना जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी जो मृत्यु हुई थी 1210 में हो गई थी, ईस्वी में, चौगाल खेलते हुए। चौगाल जिसे अपन पोलो के नाम से जाना जाता है, खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1210 में
इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 बेटियाँ थीं। कितनी? 2 बेटियाँ थीं। एक की शादी इल्तुतमिश से हो गई थी और दूसरी की शादी ख्वाजा से हो गई थी। ठीक है, ख्वाजा जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, जो मतलब दूसरी जगह क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का स्लेव, जो उसके साथ आया था तुर्क से। ठीक है, तो जो अपन ने पहले लेक्चर में देखे हुए हैं, इस्लाम के आक्रमण में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उनके द्वारा मतलब इसके जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वास्तुकला आर्किटेक्ट है उसके बारे में अपन देखते हैं। इसने जो मस्जिदें थी, दिल्ली में एक कुबत्तुल इस्लाम मस्जिद है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसी के द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार, क्या नाम है यहाँ पे, सूफी संत थे ये, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुब मीनार जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसका निर्माण इनके सम्मान में स्टार्ट किया था। वह जो सिर्फ बेसमेंट का निर्माण ही पूरा कर पाया था, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसने बेसमेंट का निर्माण ही पूरा कर पाया था और फिर इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। ठीक है, उन्होंने उन और निज़ामी, हसन उन निज़ामी जो ताजुल मुआसिर के लेखक हैं, और फ़खरुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, अब देखो यहाँ पे आप कुतुब मीनार की इमेज देख पा रहे होंगे। ये जो इसको अभी यूनेस्को साइट में कब इसको शामिल किया गया था, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1993 में। ठीक है, ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, अब ये जो कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। ये देखो, कुतुब मीनार एक इंडो इस्लामिक इमारत है, जिसे मतलब जिसमें 5 मंजिलें टोटल, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, टोटल इसमें 5 मंजिलें। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नींव रखी थी इसकी, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 73 मीटर या फिर 72 पॉइंट मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको याद रखना है। और इल्तुतमिश ने इसमें 3 और बड़ी मंजिलें इसमें जोड़ी थी, और फिरोज शाह तुगलक जो इसकी मरम्मत करवाई, और उसके बाद सबसे ऊपरी मंजिल बनवाई थी इसने। ठीक है, सबसे ऊपर की मंजिल जो किसके द्वारा बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक शासन का रूलर था। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हो। देखो यहाँ पे आप कुबत्तुल इस्लाम की इमेज देख सकते हो, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट बगल में बनी हुई है। ठीक है, ये कॉर्वोल आर्च तकनीक की बनी हुई है। जो कॉर्वोल आर्च तकनीक मतलब ये जो इस तरीके से तकनीक होती है गेटवे बनाने की, तो ये कॉर्वोल आर्च तकनीक के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यहाँ पर मतलब जैन मठ था, बशादिया थे, मतलब जैन मठ थे, जैन के लोगों रहते थे। ठीक है, यहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है जो। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट रूलर कौन आया, नेक्स्ट शासक, जिसका नाम है इल्तुतमिश, 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, 1211 से लेके 1236 तक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि इल्तुतमिश की 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक की शादी इल्तुतमिश से हो गई थी, जो इसका दामाद था, और बदायूं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सूबेदार था। और उसने क्या करा था, 1211 ईस्वी में आराम शाह को हराकर गद्दी हासिल करी थी इसने। ठीक है, आराम शाह को हराकर गद्दी हासिल करी थी, और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर से अपना शासन एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करता था, और इसने लाहौर से कहाँ पे, दिल्ली में शिफ्ट कर ली कैपिटल को। ठीक है, और उसने चंगेज़ खां के प्रकोप से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। जो चंगेज़ खान ने 1219 ईस्वी में ट्रांसओक्शियाना क्षेत्र पर आक्रमण किया था, उसकी मृत्यु 1227 में हो गई थी चंगेज़ खान की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे निज़ाम उल मुल्क उसका वजीर था, मतलब इसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे उसने मिनहाज ए सिराज या फिर तवाक़त ये नशीरी लेखक जो जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। और उसने 40 वफादार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, जो मतलब चालीसा के नाम से जानते हैं इसको, चहलगामी, 40 वफादार गुलामों से बनी आधिकारिक कुलीन वर्ग की स्थापना करी थी, जिसे अपन चहलगामी कहा जाता है, जिसे अपन चहलगामी के नाम से जानते हैं, चहलगामी कहा जाता था। और ये तुर्क गुलाम थे, 40 लोगों को इकट्ठा करके एक चहलगामी बनाई थी इसने, ये तुर्क गुलाम थे। और इसने क्या, चांदी के सिक्का जिसे अपन टंका, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे,
ये चांदी का सिक्का था जिसे अपन टंका के नाम से जानते थे, और तांबे का सिक्का जिसे अपन जीतल के नाम से जानते थे, जिसे जीतल के नाम से जानते थे, जो प्रचलित थे, मतलब इसने चलवाए थे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि चांदी का सिक्का, टंका और जीतल जीतल जो तांबे का सिक्का है वो किसके द्वारा चलाए गए थे, कौन, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, ठीक है। और इसने एकता प्रणाली मतलब एकता सिस्टम शुरू किया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि इसके अंतर्गत भूमि का एक एक भाग सैन्य अधिकारी को दिया जाता था, जो मिलिट्री ऑफिसर होता था उसको दिया जाता था। इसे इक़्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। और इसने हौज़ और शमसी बनवाया था, हौज़ शमसी। ये फैक्चुअल है एक्चुअली, इसको याद रखना है क्योंकि पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, ओके। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट शासक कौन आया, रजिया सुल्तान, इम्पोर्टेंट रूलर, ठीक है। क्योंकि अ, ये मतलब क्या थी, दिल्ली सल्तनत की पहली एकमात्र महिला शासक थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसने 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक शासन किया था, ओके। इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, और इसने ये दिल्ली की मतलब दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया की अधिसत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये जो भटिंडा के गवर्नर थे अल्तुनिया, इसने क्या करा था कि रजिया के अधीन मतलब उसके अंडर में काम करने से या फिर उसके सत्ता में रहने से इनकार कर दिया था। और रजिया और याकूत, ये एक इथोपियन गुलाम था ये याकूत, और अल्तुनिया के विरुद्ध अभियान पर निकले, मतलब इनकी इनके विरुद्ध अभियान पर निकल गए कि इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, उसका विरोध कर रहा था कि मैं उसके अधीन नहीं रहूँगा, किसके, रजिया सुल्तान के। और अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी। अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया को भटिंडा के किले मुबारक में कैद कर लिया था। मतलब उसको पता चल गया कि ये कुछ अभियान चला रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करा था उसने, अल्तुनिया मतलब अल्तुनिया ने क्या किसकी, याकूत की हत्या कर दी, और मतलब रजिया को मुबारक के किले में क्या कर लिया था, किला मुबारक में कैद कर लिया था। फिर बाद में अल्तुनिया और रजिया का विवाह हो गया। 1240 में रजिया और अल्तुनिया खोखर जनजाति द्वारा रची गई साजिश का शिकार बने, और कैथल मतलब जो हरियाणा में है के निकट उनकी हत्या कर दी गई 1240 में, ठीक है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की कौन सी जनजाति के द्वारा, खोखर जनजाति के द्वारा, ओके। और ये मिनाज सिराज अपनी पुस्तक तवाक़यात और नाइसिरी में लिखता है कि राजा पूरी तरह से विलासिता या फिर भोग विलास में डूबा हुआ था, इसलिए रजिया अपने भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। और नेक्स्ट शासक आया, उसका नाम है गयासुद्दीन बलबन, ओके। 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक। और वह पहले नसरुद्दीन महमूद के अधीन नायब थे, मतलब ये पहले उसके अधीन नायब थे, और फिर बाद में वजीर बन गए, ठीक है। उसने क्या करा था, और 40 की शक्ति को तोड़ दिया था, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी चहलगामी चहलगामी, जो 40 गुलामों को मिलाकर बनाई गई थी, इसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। चहलगामी प्रणाली समाप्त कर दी थी, ठीक है। और राजसत्ता की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने सैन्य विभाग के दीवान अर्ज की स्थापना करी थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर एसएससी एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम, ओके। सो उसने जिले इलाही या फिर ईश्वर की छाया उलूग खान की उपाधि धारण करी थी। मतलब खुद को एक ऐसा प्रिटेंड करना कि मैं एक ईश्वर के समान हूँ, ठीक है। जिले इलाही की और उलूग खां की उपाधि इसने धारण करी थी, ठीक है, उलूग खां। और बलबन ने स्वयं को अफरसियार का वंशज मानता था, और उसका मूल नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। अब अब इसने ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसने सिजदा जो राजा के समक्ष दंडवत प्रणाम, और पावोश जो राजा के चरण चूमना के अभिवादन के रूप में प्रारंभ किया था। मतलब इन शॉर्ट क्या, सिजदा पावोश किसने स्टार्ट करा था, सिजदा पावोश किसने स्टार्ट करा था, बलबन ने, ओके। और ये रक्त और लौह नीति इसने स्टार्ट करी थी। मतलब यदि कोई शासन के अंदर
कोई गलत काम करता है तो उसको उसके रक्त को निकाल लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ मानते थे ये लोग, ठीक है। और उसने क्या, दिल्ली सल्तनत में नौरोज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसने नौरोज़ या फिर नववर्ष की शुरुआत करी थी। और सुल्तान बलबन के अधीन बंगाल या खतौनी के सूबेदार तुगरिल बेग के विरुद्ध विद्रोह कर 1279 में स्वा को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और फिर बाद में बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान की सहायता से तुगरिल बेग की हत्या करवा दी थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट इसको याद रख सकते हो। नौरोज़ स्टार्ट किया था और सिजदा बाबू से इसने स्टार्ट किया था, किसने, बलबन ने। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो केकूबाद इसने, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1290 तक, ओके, ईस्वी तक। ये गुलाम वंश का क्या था, आखिरी शासक था और बलबन का पोता था। और गुलाम वंश के दौरान महत्वपूर्ण अधिकारी कौन से इसको देख लेते हैं अपन। वजीर, जो प्रधानमंत्री, जो वित्त विभाग की देखरेख करते थे। अमिल, जो राजस्व एकत्रित करते थे। अमीर, परगना के राज्यपाल थे। नायब, जो वित्त को छोड़कर अन्य सभी विभागों के प्रभावी थे। मुक्ति या फिर बाली या फिर इक्तेदार, ये एकता रखते थे। और मुस्तैफी, जो महालेखा परीक्षक थे। बरीद, जासूस। ख्वाजा या मुशरफ, लेखाकार बोलते थे इनको, ठीक है। सो अब एकता प्रणाली अपन देख लेते हैं। और सैन्य सेवा, जो राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन के बदले में बड़े भूमि, जिसे एकता बोलते हैं, अमीरों या फिर सैनिकों, इक्तेदारों को दिया जाते थे। बड़ी भूमि का जो क्षेत्र था इक्तेदार या फिर सैनिकों को दिया जाता था। जो वंशानुगत भूमि अनुदानों की बजाय मूल्यतः अस्थायी हस्तांतरण राजस्व के अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। मतलब एक टेम्परेरी अधिकारी के रूप में कार्य करते थे, जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, ओके। तो उनको मतलब बड़ी भूमि का जो राजस्व स्थानीय प्रशासन के बदले क्या होता था, मतलब उसको भूमि का बड़ा क्षेत्र उसको दिया जाता था, किसको, जो यहाँ पे कार्य किया करता था, जो सैनिक या फिर अमीरों का, एक तो जिसको अपन इक्तेदार या फिर मुक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था एकता सिस्टम, ओके। सो अब नेक्स्ट रूलर आया किस पर, दिल्ली सल्तनत पर। वो सॉरी नेक्स्ट डायनेस्टी आई जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी वंश। अब इसके बारे में अपन देखते हैं। समय अवधि इसकी क्या है, 1290 से लेकर 1320 तक। ये टाइम पीरियड पूछ लेता है डायरेक्टली, इसको याद रखना है, 1320 तक। और इसका संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेके 1296 तक इसने शासन किया था। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, खिलजी सल्तनत, ये इतने एरिया पे इसका शासन था, ठीक है। खिलजी वंश के शासक थे, सबसे पहला था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में टोटल अपन पढ़ते हैं, क्योंकि इसने बहुत टाइम पीरियड तक शासन किया था। खिलजी तुर्क थे, लेकिन वे इलवारी या फिर शमशी से संबंधित नहीं थे। और जलालुद्दीन एक अत्यंत उदार शासक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल, मतलब सीधा साधा टाइप था। और उसने हिंदुओं को और गैर तुर्कों को उच्च पद प्राप्त करने के लिए अनुमति दी थी। हिंदुओं को और गैर तुर्कों को उच्च पद प्राप्त करने की अनुमति इसने दे दी थी, ठीक है। इसने जलालुद्दीन की बात हो रही है। अब ये अलाउद्दीन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया था। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या फिर दामाद था। और उसने क्या, जलालुद्दीन की नीतियों को उलट दिया था। मतलब उसने जितनी भी जलालुद्दीन की नीतियाँ थी उसको उलट दिया था। वास्तविक नाम था इसका अली गुरशाब्स, अली गुरशाब्स। और क्या, नुसरत खान अलाउद्दीन का भाई था। और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के उसने क्या करा था, अमीर तुज़क, जो समारोह का प्रमुख उपाधि थी, इसको मिली थी। उसने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जो बलबन के द्वारा चलाई गई थी एकता प्रणाली, उसको समाप्त कर दिया था। और इसके अभियान देखते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात पर 1298 में ईस्वी में हुआ था। उलुग खां और नुसरत खान को नियुक्त किया गया था। और अलहिंदवाड़ा पर अधिकार किया था इसने। गुजरात पर अभियान करके उस पर कब्जा कर लिया था। और नेक्स्ट अभियान था रायकरण, गुजरात के बघेला शासक पर पराजित किया था और उसकी पत्नी को हरम में डाल दिया था, मतलब उसकी पत्नी को ले लिया था। और रणथंभौर पर किया था 1301 में।
तत्कालीन राजा था हमीरदेव चौहान, और इसी समय प्रथम जौहर के प्रमाण मिलते हैं। मतलब इसने रणथंभौर पर 1301 में वो किया था, अभियान किया था, और फिर उसने मतलब यहाँ की जो औरतें थीं, इन्होंने क्या करा था, जौहर किया था। जौहर किया था इट मीन्स मतलब किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथ में जाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, मतलब आग में कूद जाएं, ये ऐसा होता था। ठीक है, जो आप पद्मावत मूवी में शायद देख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट करा था मेवाड़ पर 1303 में, जिसकी राजधानी थी चित्तौड़, राजा रतन सिंह और गोहिलोत शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट था मालवा पर 1305 में, जालौर पर 1311 में। ये इनके अभियान है, और पूछ लेता डायरेक्टली एग्जाम में कि कौन सा अभियान कब हुआ था और किस टाइम पीरियड पर हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है दक्कन में अलाउद्दीन का कैसा था शासन। अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। ठीक है, मलिक काफूर, अलाउद्दीन उसे मतलब ये किन्नर था, कौन, मलिक काफूर, और अलाउद्दीन ने उससे गुजरात के बाजार से 1000 दीनार से खरीदा था। किसने, अलाउद्दीन ने। ओके, और इसे मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। उसने क्या किया था, इन शासकों को हराया था। किसको, रामचंद्र, जो देवगिरी के यादव वंश के शासक थे 1308 में, और वीर बल्लाल तृतीय, जो द्वार समुद्र के होयसाल वंश के शासक थे 1309 में हराया था। किसने, मलिक काफूर ने। प्रताप रुद्रदेव बारंगल ककातीय वंश के शासक थे 1311 में, और वीर पांडे मदुरै पांडे वंश के शासक थे 1311 में। और विजय के बाद, इसके बाद मतलब पांचवी विजय के बाद किसने, मलिक काफूर मलिक नायब मतलब सुल्तान का व्यक्तिगत प्रतिनिधि बन गया था। कौन, मलिक काफूर, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, इसका मतलब पर्सनल व्यक्ति बन चुका था, रिप्रेजेंटेटिव। सो ये यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे अभियान किए हुए थे। ठीक है, दक्षिण अभियान के बाद अलाउद्दीन के द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी थी, सिकंदर ए शानी, मतलब द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने जाते थे दक्षिण अभियान के बाद। और किलत या फिर छत्र अलाउद्दीन ने रामचंद्र को दिया था। अब देखो, अब नेक्स्ट जो दरबारी कवि थे खुसरो, कवि आमिर खुसरो। अलाउद्दीन के अपने प्रिय दरबारी कवि थे खुसरो, जो जिसे अपन तूते ए हिंद या फिर भारत का तोता की उपाधि दी गई थी इनको। और ये मतलब बीना बजाते थे, और उसने क्या करा था, भारत के कव्वाली की शुरुआत की थी। किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक है, उन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था। और खुसरो ने खिलजी के सुल्तान ए जहाँ की उपाधि धारण की थी। और अलाउद्दीन ने सैनिकों को नगद वेतन देने की सिस्टम स्टार्ट किया था, मतलब प्रणाली स्टार्ट करी थी। मतलब कैश में पेमेंट देने का स्टार्ट किया था। और यह जो फारसी में जौहर उल्लेख करने का पहला शासक था, जो मतलब ख्वाजा उल फतह जौहर का उल्लेख करने वाला पहला शासक था ये। और उसने क्या प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, कौन, तुगलकनामा और नूह ए शिफिर के आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। और इसाशी एक लेखक था जो जियाउद्दीन बर्नी के समकालीन था, और जिसने फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है, किसके द्वारा, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, फतवा ए जहांगीरी और तारीख ए फिरोज शाही, इसको याद रखिएगा। अब अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार, क्या क्या प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या उसने रिफॉर्म्स करे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है दाग, जो घोड़ों की दागबंदी या फिर दाग और चेहरा, और जिसे अपन हुलिया भी कहा जाता है, जैसे सैनिकों की पहचान हेतु उसने स्टार्ट किया था दाग और चेहरा प्रणाली को। उसने भारी कर लगाए गए थे सभी भूमि पर, भूमि को नापने के लिए आदेश दिया था। और विशेष अधिकारी जो मुफ्त खराज राजस्व सहन करता था, जो मतलब टैक्स को मतलब रेवेन्यू वो करता था, और इसके आधार पर राज्य का हिस्सा निर्धारित किया गया था। लगाए गए कर कौन सा था, जजिया कर, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। और फिर और था जक़ात, जो मुसलमानों पर लगाया जाता था। उसने 3 कर लगाए थे, घरई जो गृह कर था, चरई जो चारागाहों पर लगाया जाता था, और खराज, खराज क्या, किसानों पर लगाया गया कर,
लगाई गई भूमि मतलब भूमि पर कर लगाया जाता था खराज, जो उपज का लगभग 50% था। मतलब जितने भी उपज हुए, प्रोडक्शन जितना भी हो, उसका 50% आपको देना ही पड़ता था। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन के ने सैनिकों को नकद भुगतान करने की प्रणाली स्टार्ट करी थी। और अलाउद्दीन ने अमीरों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए अनेक नियम बनाए थे। और राजपूत शासकों के राणा और रावत जैसे मध्यस्थों की शक्ति को कम कर दिया था। मुकद्दम चौधरी कहलवाने वाले ग्राम प्रधानों की शक्ति को कम कर दिया था। परगना या फिर सिख बर्नी के द्वारा खुद और फिर खुसरो को जमींदार कहा जाता था। और भूमि राजस्व जो कृषि उपज का आधा भाग होता था। और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जैसे मुस्तराफिक क्या बकाया कर की वसूली करता था ये, इसको मुस्त शरीफ को बोलते नाम थे, मुस्त शरीफ। ओके। और नेक्स्ट है आमिल, जो कर संग्रह करता, मतलब टैक्स को कलेक्ट करता था। और यह गुमास्ता, गुमास्ता क्या अभिकर्ता था। नायब सुल्तान का उप प्रतिनिधि मतलब वाइस रिप्रेजेंटेटिव। ओके। और वजीर जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। अब अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित 3 बाजार, सबसे पहला था खाद्यान्न बाजार, दूसरा था महंगे कपड़े सराय अदल, और तीसरा था घोड़े या फिर गुलाम बंदगाम जैसी मवेशियों का बाजार। ये 3 बाजार लगाए गए थे इसके द्वारा। उसने क्या करता, सभी वस्तुओं को मूल्य निर्धारित कर दिए थे इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, सभी वस्तुओं के जो मतलब वैल्यू थी उसको फिक्स कर दिया था। और प्रत्येक बाजार पर एक सहना और उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था, जो व्यापारी या फिर दुकानदारों की कीमतों को रजिस्टर रखता था। अनाज बाजार को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त अधिकारी सहना ए मंडी के नाम से जानते थे इसको, जो मतलब वहाँ पे अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो अनाज के बाजार को कंट्रोल में रखता था, जिसका नाम था सहना ए मंडी। ओके। मुद्रा के रूप में दिरहम या फिर दम का प्रयोग किया जाता था। अलाउद्दीन द्वारा शुरू किया गया गुप्तचर तंत्र मुहिद्दीन या फिर बरीद, और सभी बाज़ारों वस्तुओं या फिर बाज़ारों बंजरों द्वारा बाज़ारों पर लाई जाती थी। और बंजारों को देखरेख के लिए सोहना नियुक्त किया गया था, सोहना। ठीक है। और अलाउद्दीन की कृषि के सुधार, मतलब इसने फार्मरशिप में क्या कल्टीवेशन में क्या क्या सुधार किए थे, रिफॉर्म्स क्या क्या किए थे। सबसे पहला है भूमि मापन की शुरुआत इसने करी थी, बीघा जिसे विश्वा इकाइयों की में किया गया था। 1 बीघा इज इक्वल टू 20 विश्वा, मतलब उसने मेजरमेंट का वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि की जफ्ती, जिसे वक्फ जैसी जैसे कि की गई, उन्हें कृषि भूमि में परिवर्तन किया गया था। गाँव को खालिशा या फिर इक्ता प्रणाली से के अधीन लाया गया था, और दोआब क्षेत्र को भी खालिशा से शामिल कर लिया गया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसको याद रखना कि भूमि मापन की प्रणाली इसने स्टार्ट कर दी थी। ओके। अब अलाउद्दीन के द्वारा ने स्थापित किया था क्या, सिरी शहर, जो दिल्ली के 7 शहरों में से दूसरा था। इसके द्वारा स्टार्ट किया, मतलब बसाया गया था। दिल्ली का पहला शहर किला राय पिथौरा, जिसे तोमर वंश ने बनवाया था। अलाउद्दीन का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में ही बना हुआ है। ठीक है। और अलाउद्दीन का मकबरा ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है। और अंगपाल ने तोमर वंश की स्थापना करी थी। दिल्ली की पहली और बार उन्हें शासनकाल में राजधानी बनी थी। और रणथंभौर का किला यहाँ पे देख पा रहे होगे। विजय स्तंभ है यहाँ पे, और यह भगवान विष्णु से समर्पित है। और मालवा और गुजरात पर विजय के बाद निर्मित किया गया था। ये एक 9 मंजिला भवन है। ठीक है। और अलाउद्दीन से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देख लेते हैं। वह कला और शिक्षक के संरक्षक थे। 1316 में मलिक काफूर, जैसे 1000 दिनारी कहा जाता था, ने अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। किसने, मलिक काफूर ने, जो इसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था उसने। ठीक है। अलाउद्दीन के 2 पुत्र थे, मुबारक शाह, और 1316 से लेकर 1320 तक उसने किया था। नेक्स्ट दूसरा था उमर, और मुबारक ने मलिक काफूर के बाद में उमर को मार डाला। और खुसरो खान जो 1320 में मुबारक को मारकर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। अब ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, यहाँ पे निर्माण किया था मौर्य वंश के राजा चित्रांग मौर्य, जिसे अपन चित्रंगदा के नाम से भी जानते हैं, और द्वारा कहा गया था कि बाद में राणा कुंभा के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। ये 2013 में क्या यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग।
और अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित वास्तुकला अलाई किला, हौज हौज खास जो टैंक, और हज़ार सुतून जो 1000 खंभों का महल, और जो 1000 सुतून के नाम से जानते हैं इनको। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, जिसे अपन कुतुब मीनार का प्रवेश, जैसे अपन एंटर करेंगे तो अंदर कुतुब मीनार है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। अब अब क्या कंप्लीट हो गया। तो ये अपन ने करा दिल्ली सल्तनत का सबसे फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन ने स्लेव डायनेस्टी मतलब खिलजी वंश, और मतलब स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ा, ठीक है। दो अपन ने वंश पढ़ लिए, डायनेस्टी 2 पढ़ ली। तो अपन नेक्स्ट पीरियड में आगे देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये रिवीजन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।